हाय साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। आज हम हिस्ट्री का जो क्लास 9th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है फ्रांसीसी क्रांति, उससे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जेसीईआरटी हो या एनसीईआरटी हो, दोनों के लिए। ठीक है, यानी कि जो जैक बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या जो एनसीईआरटी पढ़कर एग्जाम देते हैं, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर आप लोग को पता होगा हिस्ट्री में है फ्रांसीसी क्रांति, तो उसी से ये 40 प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। और जब हम उत्तर पे क्लिक करेंगे तो उत्तर दिखने से पहले 5 सेकंड का टाइमर चलेगा, और वो जो टाइमर है आपको आंसर करने का समय है। आप जो है पेन और पेपर लेकर के प्रैक्टिस सेट जैसा बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद आपका कितना नंबर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि आप जो है कितना सही बना पा रहे हैं अभी तक। और या अगर आप पेन पेपर लेकर के नहीं बैठे हैं तो आपको आंसर दिखने से पहले क्वेश्चन पढ़ करके और आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ABCD चारों में से। और उसके बाद उत्तर देखिए आपका सही होता है या गलत। चलिए शुरू करते हैं हम। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, 14 जुलाई 1789 की सुबह किस नगर में आतंक का माहौल था और बास्तील के किले को तोड़ दिया गया था। यानी कि जो भीड़ निकली थी तो 14 जुलाई 1789 को, तो बास्तील के किला को तोड़ने से पहले जो है ये सारा घटना, बास्तील का किला का तोड़ना और आतंक जैसा माहौल बनना किस शहर में हो रहा था। तो ए में है वारसाय, बी में है पेरिस, सी में है मार्सिले और डी में है बोर्डो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 5 सेकंड का टाइमर चल रहा है और यही समय है आपका उत्तर देने का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस में ही था बास्तील का किला। ठीक है, और ये आतंक का माहौल पेरिस में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बास्तील किले की जेल में हथियारों की खोज के बाद कुल कितने कैदियों को छुड़ाया गया था। यानी कि जब हथियार का खोज किया जा रहा था तो उसमें से कुछ कैदी को छुड़ाया गया था, निकाला गया था। तो इसकी संख्या कितनी थी? ए में है 7, बी में है 14, सी में है 100 और डी में है 500। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि केवल 7 कैदी था वहां पे। ठीक है, कितना? 7 कैदी। ये सही आंसर हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़े हैं तो इसी चैनल पे आप लोग को जो है चैप्टर डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, केवल 2 ही चैप्टर हम पढ़ा पाए हैं टाइम नहीं होने के कारण। ठीक है, एक जो है क्लास 10th का हम पढ़ाए हैं और क्लास 9th का एक ही हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाए हैं, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आगे, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का कौन सा शासक फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ? ठीक है, तो ए में लुई 16वां, बी में लुईस 15वां, ठीक है, सी में लुई 16वां, सॉरी ए में लुई 14वां, बी में लुई 15वां, सी में लुई 16वां और डी में नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसमें जो है लुई 16वां बैठा था गद्दी पे। ठीक है, कौन बैठा था? लुई 16वां। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आगे, लुई 16वां का विवाह ऑस्ट्रिया की किस राजकुमारी के साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए में ऑप्शन में है एलिजाबेथ, बी में मेरी एंटोनोएट, सी में विक्टोरिया और डी में कैथरीन। तो आप लोग आंसर करिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरी एंटोनोएट। कौन थे? मेरी एंटोनोएट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के कितने उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की थी? ए में है 10 उपनिवेश, बी में 12 उपनिवेश, सी में 13 उपनिवेश और डी में 15 उपनिवेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये रैपिड फायर है, ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा स्पीड हो सकता है। तो अगर आप लोग को स्लो देखना है तो आप लोग स्लो कर सकते हैं स्पीड, और नहीं तो ये ठीक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 उपनिवेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे देखिए, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट यानी कि कितने वर्गों में विभाजित था? तो ए में है 2 वर्ग, बी में है 3 वर्ग, सी में है 4 वर्ग और डी में है 5 वर्ग यानी 5 स्टेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को पता होगा 3 स्टेट में बांटा गया था। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में बांटा गया था। एक पादरी वर्ग, एक कुलीन वर्ग और एक अन्य सभी। ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी देखिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे हैं क्योंकि ये रैपिड फायर है। यहाँ पे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं तो ये हम डिटेल में बता सकते थे। तो आप लोग जो अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैप्टर जा करके देखिए, उसमें डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, 18वीं सदी के नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 18वीं सदी के फ्रांस में केवल किस स्टेट के लोग राज्य को कर यानी टैक्स अदा करते थे?
ए में है प्रथम स्टेट यानी कि पादरी वर्ग, बी में द्वितीय स्टेट यानी कि कुलीन वर्ग, सी में तृतीय स्टेट यानी कि जनसाधारण यानी कि आम लोग, ठीक है, और डी में प्रथम एवं द्वितीय स्टेट दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो तृतीय स्टेट था वही केवल टैक्स भरता था, जनसाधारण यानी कि आम आदमी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए सामान्यतः किस पद का प्रयोग होता था? ठीक है, ए में नया राजतंत्र, बी में प्राचीन राजतंत्र, सी में आधुनिक राजतंत्र और डी में सामंती राजतंत्र। ठीक है, ये 1789 के पहले के फ्रांस के समाज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन राजतंत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे। देखिए फ्रांस की प्राचीन मुद्रा जिसको लिवरे भी कहा गया है, ठीक है, को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? यानी कि लिवरे कब फ्रांस में चलना बंद हो गया? तो ए में 1789, बी में 1791, सी में 1794 और डी में 1799। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सही आंसर जो है वो 1794 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे। देखिए चर्च द्वारा किसानों से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? ठीक है, आप लोग को पता होगा दो प्रकार का कर था, एक टाइल कर, एक टाइद कर। ठीक है, एक टाइल और एक टाइद। तो धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? जिसको चर्च वसूलता था, जिसमें पादरी लोग वसूलते थे। ठीक है, तो जो धार्मिक कर होता है उसको टाइद कर कहा गया। ठीक है, धार्मिक कर को टाइद कर कहा गया। नेक्स्ट देखिए फ्रांस में सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले प्रत्यक्ष कर को क्या कहा जाता था? तो ए में है टाइद, बी में है टाइल, सी में है सीमा शुल्क और डी में है धार्मिक कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एलिमिनेशन मेथड भी अगर आप लगाते हैं तो भी आप यहाँ आसानी से बना सकते हैं। सीमा शुल्क तो हो नहीं जाएगा, ठीक है, धार्मिक कर भी नहीं होगा, धार्मिक कर अभी हम लोग पढ़े टाइद कर होगा, तो टाइद कर और धार्मिक कर एक ही हो गया, तो आंसर बच गया टाइल कर। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1789 के आसपास फ्रांस की कुल जनसंख्या में किसानों का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत था? ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या था उसमें किसान का प्रतिशत कितना था, परसेंटेज? तो ए में 50%, बी में 60, सी में 75 और डी में 90%। सही आंसर हो जाएगा 90%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 ईस्वी में, ठीक है, 2.3 करोड़ से बढ़कर सन 1789 में कितनी हो गई थी? आप लोग को पता होगा कि बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ा था, जिसके कारण खाद्य सामग्री का संकट हो गया था। ठीक है, तो 2.3 से बढ़कर के कितना हो गया था? ए में 2.5 करोड़, बी में 2.8 करोड़, सी में 3 करोड़ और डी में 3.5 करोड़। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर जो है 2.8 करोड़ हो गया था बढ़ के। ठीक है, 2.3 करोड़ से 2.8 करोड़ हो गया था, यानी 0.5 करोड़ बढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए फ्रांस में ओले या सूखे के कारण जब जीवित रहने से न्यूनतम साधन खतरे में पड़ते थे तो उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, यानी कि जीवित रहने में भी संकट होने लगा, जो न्यूनतम साधारण जो भोजन चाहिए उससे भी अगर कम पड़ने लगता था तो उस समय को क्या कहा जाता था? ए में है आर्थिक मंदी, बी में है जीविका संकट, सी में औद्योगिक क्रांति और डी में है अकाल वर्ष। तो उस समय को क्या कहा गया था? उस समय को जो है वो कहा गया था जीविका संकट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे। देखिए और ये इस पीपीटी का यानी इस वीडियो का 15 नंबर का प्रश्न है। कुल 40 प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट यानी 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जो पुस्तक है वो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ए में है जॉन लॉक, बी में जॉन जाक रूसो, सी में मोंटेस्क्यू और डी में रोबेस्पियर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें ये दार्शनिक थे, ठीक है, और ये पुस्तक जो है वो जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया था। आप लोग के चैप्टर में शामिल है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में भी आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे। देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के रचना किस दार्शनिक ने की थी? ठीक है, ए में मिराबियोस्पियर, ठीक है, मिराबियो, बी में जॉन लॉक, सी में जॉन जाक रूसो और डी में आबेसिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2 दार्शनिक थे, एक हम लोग देख लिए हैं, दूसरा जो है जॉन जाक रूसो। ठीक है, ये दोनों दार्शनिक के द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया था। दोनों पुस्तक की चर्चा आपके चैप्टर में है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता है आगे। देखिए द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है,
में सरकार के अंगों के बीच सत्ता विभाजन की बात किसने की थी? ठीक है, ये भी एक पुस्तक है, ये भी लिखा गया था एक दार्शनिक के द्वारा। तो ए में है मोंटेस्क्यू, बी में है रूसो, सी में है जॉन लॉक और डी में है वोल्टेयर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए चारों ऑप्शन आप लोग के सामने, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा मोंटेस्क्यू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए है सम्राट लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी? आप लोग को पता होगा स्टेट जनरल का बैठक बुला गया था कर जो नया कर था उसको पारित करने के लिए। तो ये में 14 जुलाई 1789, बी में 5 मई 1789, सी में 20 जून 1789 और डी में 4 अगस्त 1789। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 5 मई 1789। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए 5 मई 1789 की स्टेट जनरल की बैठक में तीसरे स्टेट ने अपने कितने प्रतिनिधि भेजे थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए में 300 प्रतिनिधि, बी में 500 प्रतिनिधि, सी में 600 प्रतिनिधि और डी में 1000 प्रतिनिधि। देखिए इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा 600 प्रतिनिधि, क्योंकि प्रथम स्टेट से 300 था, द्वितीय स्टेट से 300 था और तृतीय स्टेट जो आम लोगों का स्टेट था, ठीक है, वहां से 600 प्रतिनिधि गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे। देखिए तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने 20 जून 1789 को एकत्र होकर स्वयं को क्या घोषित किया? ठीक है, डायरेक्टरी, ए में, बी में कॉन्वेंशन, सी में नेशनल असेंबली और डी में जैकोबिन क्लब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये लोग खुद को जो है वहां पे बैठक किए हैं 20 जून 1789 को और खुद को जो है नेशनल असेंबली घोषित कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे। देखिए नेशनल असेंबली का गठन करने वाले प्रतिनिधियों ने संविधान बनाने की शपथ कहाँ ली थी? ठीक है, ए में बास्तिल के किले में, बी में वारसाय के इंडोर टेनिस कोर्ट में, सी में पेरिस टाउन हॉल में और डी में ट्यूलेरिया के महल में। तो ट्यूलेरिया के महल में तो नहीं होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो है वारसाय के इंडोर टेनिस कोर्ट में ये फैसला लिया गया था। ठीक है, कि नेशनल असेंबली का गठन और संविधान बनाने का शपथ ये लोग ले लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे। देखिए तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक के अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका, ठीक है, किसने लिखी थी? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरे स्टेट क्या है, ये एक शीर्षक है एक बुक का, एक पुस्तक का। तो ये जो प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका है, ठीक है, जिसको पैम्फलेट भी कहा गया था, तो ये किसने लिखी थी? तो ए में है मिराबियो, बी में है आबेसिये, सी में है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर और डी में है कैमिल डेस्मोलिन्स, कैमिल डेस्मोलिन्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और इसका जो सही आंसर है वो आबे सीए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए ये आज के वीडियो का 23 नंबर का प्रश्न है और आप लोग को बता देते हैं 40 प्रश्न इसमें शामिल किया गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेशनल असेंबली ने करों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया? 14 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789 की रात, 21 सितंबर 1772 और डी में 21 जनवरी 1793। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर जो है वो 4 अगस्त 1789 की रात को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे। देखिए आगे का प्रश्न है 1791 के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक यानी कि वोट देने के अधिकार किन्हें माना गया? ठीक है, सभी वयस्कों को, बी में 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देने वाले 25 प्लस वर्ष के आयु के पुरुषों को, सी में केवल कुलीन वर्ग को और डी में केवल पादरियों को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कब का पूछ रहा है? 1791 के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक किसको माना गया? तो जो कम से कम 3 दिन का आय के बराबर कर देता हो, 3 दिन मजदूरी में उसको जितना पैसा मिलता हो उतना बराबर अगर टैक्स वो चुका रहा हो और उसका उम्र 25 वर्ष से अधिक हो, ठीक है, और पुरुष हो, महिला को भी यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं था, पुरुष हो तभी वो वोट दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 का प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो ए में जाक लुई डेविड, बी में ले बार्बिए, सी में वॉयली
और डी में रोजेट दी लाइल। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो 1790 का प्रसिद्ध चित्र है ये ले बारविये के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक प्रतीकों में टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? यहाँ पे देखिएगा आप लोग को बुक में, आप लोग के बुक में भी बहुत सारा प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा प्रतीक चिन्ह किस चीज के लिए है। तो जो टूटा हुआ जंजीर है ये क्या बताता है? एका का प्रतीक, ठीक है, एकता, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एकता का प्रतीक। बी में है आजादी या मुक्ति का प्रतीक। सी में है शाही रास्ता का प्रतीक, शाही सत्ता का प्रतीक, सॉरी शाही सत्ता का प्रतीक। और डी में है ज्ञान का प्रतीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जंजीर का टूटना मतलब आजादी से मुक्ति का प्रतीक होगा। ठीक है, आजादी या मुक्ति, आजादी से नहीं, आजादी या मुक्ति, यानी कि गुलामी से आजादी या मुक्ति का प्रतीक इसको माना गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आगे। फ्रांसीसी क्रांति में लाल फ्राइजीरियन टोपी किसका प्रतीक था? लाल फ्राइजीरियन टोपी आप लोग देखे होंगे, टोपी लगाया हुआ एक टोपी था। ठीक है, वो शाही सत्ता का प्रतीक है। बी में दासों द्वारा स्वतंत्र होने पर पहनी जाने वाली टोपी। ठीक है, सी में सेना का और डी में न्याय का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दासों द्वारा स्वतंत्र होने पर। ठीक है, दास जब स्वतंत्र होते हैं तो उनके द्वारा पहने जाने वाले टोपी के रूप में उसको माना गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए आगे का प्रश्न है फ्रांस का राष्ट्रगान जिसको मार्सिले भी कहा गया। ठीक है, यानी फ्रांस के राष्ट्रगान को क्या कहा जाता है? मार्सिले। किसके द्वारा रचित देशभक्ति गीत है? ए में कवि रोजेट दी लाइल, बी में ओलंप दे गूज, सी में ज्यों पाल मारा और डी में आबे सिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो कवि रोजेट दी लाइल के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उभरा सबसे सफल राजनीतिक क्लब कौन सा था? बहुत सारा क्लब का गठन किया गया था, तो वहां पे जो सबसे सफल राजनीतिक क्लब पूछा जा रहा है, ए में ऑप्शन है कॉर्डेलियर्स क्लब, बी में जैकोबिन क्लब, सी में गिरोदिस्ट क्लब और डी में रॉयल क्लब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर साफ साफ है, इसका जैकोबिन क्लब हो जाएगा, क्योंकि जैकोबिन क्लब के द्वारा संविधान लिखने का जो शपथ लिया गया था और बहुत सारा काम किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता कौन था? तो ए में है लुई 16वां, बी में है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, सी में है नेपोलियन बोनापार्ट और डी में है मेराबो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग का आंसर लगाने का समय 5 सेकंड का दिया जाता है, इसीलिए हम उस समय आंसर नहीं बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, रोबेस्पियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए जैकोबिन को सॉन्ग कुलांत, ठीक है, कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सॉन्ग कुलांत मतलब लाल टोपी वाले, बी में बिना घुटने ब्रीचेस वाले, सी में धारीदार जैकेट वाले, डी में स्वतंत्रता सेनानी। तो सौ कुलांस का मतलब क्या होता है? तो ये बिना घुटने, ठीक है, ब्रीचेस वाले। आगे देखिए फ्रांस में राजतंत्र का अंत करके उसे किस तिथि को गणतंत्र घोषित किया गया? राजतंत्र का अंत कब हुआ? फ्रांस की बात कर रहा है। ए में 14 जुलाई 1789, बी में 4 अगस्त 1789, सी में 21 सितंबर 1772 और 92 और डी में है 21 जनवरी 1793। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 21 सितंबर 1792। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए ये आज के स्लाइड का 33 नंबर का प्रश्न है। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया? जो नवनिर्वाचित असेंबली था उसका नाम क्या रखा गया? तो ए में नेशनल असेंबली, बी में कॉन्वेंट्स, ठीक है, सी में स्टेट जनरल और डी में डायरेक्टरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे तो आसानी से याद होगा कि इसका सही आंसर जो है बी वाला है, कॉन्वेंट्स रखा गया। ठीक है, कॉन्वेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं आगे। देखिए आगे है फ्रांस के पूर्व राजा लुई 16वां को देशद्रोही के आरोप में सार्वजनिक रूप से फांसी कब दी गई? 21 सितंबर 1792, बी में 21 जनवरी 1793, सी में 14 जुलाई 1793, डी में 27 जुलाई 1794। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसको भी गिलोटीन पर चढ़ाया गया था।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। आगे इसमें आंसर जो है 21 जनवरी 1793। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ठीक है। और ये 35 नंबर का प्रश्न है, फ्रांस के इतिहास में किस अवधि को आतंक का युग यानी कि रीजन ऑफ टेरर, ठीक है, कहा गया है? रीजन ऑफ टेरर का किस युग को कहा गया है? 1789 से 1791, बी में 1791 से 1792, सी में 1793 से 94 और डी में 1795 से 99, ठीक है, 1795 से 99 क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए आप लोग को 5 सेकंड का टाइम फिर से दिया गया है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1793 से 1794 के युग को क्या कहा गया? आतंक का राज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे देखिए। आतंक के युग में अपराधियों का सिर धड़ से अलग करने वाले मशीन का क्या नाम था? ठीक है, आतंक के युग में जब आतंकियों का जो अपराधी थे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था तो उस जो मशीन बनाया गया था उसका भी नाम रखा गया था। तो ए में है गिल्ड, बी में है गिलोटीन, सी में है ट्रिब्यूनल और डी में है एग्जीक्यूशनर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गिलोटीन। क्या नाम रखा गया था? गिलोटीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे देखिए। क्रांतिकारी महिलाएं ओलम्स दे गूज, ठीक है, ने 1791 में कौन सा घोषणा पत्र तैयार किया? तो ए में है पुरुष अधिकार पत्र, बी में है महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, सी में है मानवाधिकार पत्र और डी में है स्वतंत्रता का अधिकार पत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ठीक है। महिलाओं के अधिकार के बारे में, महिलाओं को उस समय वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए फ्रांस की महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद किस वर्ष अंततः मताधिकार राइट टू वोट प्राप्त हुआ, यानी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ए में 1791, बी में 1848, सी में 1946 और डी में 1950। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था तो उन लोगों के भी द्वारा लगातार क्रांति की गई, ठीक है, अपने वोट के अधिकार के लिए, और उन लोगों को अंततः 1946 में जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे देखिए। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी उपनिवेशक जो था इन लोगों से दास प्रथा का अंत अंतिम रूप में कब किया गया? ए में 1794 में, बी में 1804, सी में 1848 और डी में 1865। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दास प्रथा का उन्मूलन जो है ये किया गया था 1848 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे देखिए, और ये आज के स्लाइड का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार 1815 में किस प्रसिद्ध युद्ध में हुआ था? यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में हारा था? कब हारा था? 1815 में, ठीक है। तो ये में है टुफलनगर का युद्ध, बी में वोल्टरस्यू का युद्ध, सी में लिपजिग का युद्ध और डी में ऑस्ट्रियूज का युद्ध। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो है सही आंसर वो, देखिए आज इस चैप्टर जो है क्लास 9 का जो हिस्ट्री का फ्रांसीसी क्रांति है उसका हम 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ये पहले अध्याय का है, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का। और इसी तरह से अगर आप लगातार MCQ या अगर चैप्टर जो है डिस्क्रिप्टिव वाइज जो है आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। लगातार इस तरह का क्लास आते रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,